हेलो एवरीवन, ऑटो एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्राजील के क्लाइमेट की कहानी का पार्ट 1। आज ना हम उस एक सबसे बड़े रीजन को समझेंगे जिसके कारण ब्राजील में मौसम इतने अलग अलग हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल देखिए, आपके ज्योग्राफी सिलेबस का एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना, कि आखिर एक ही देश ब्राजील में इतने डिफरेंट क्लाइमेट्स कैसे हो सकते हैं। सोचो, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं हल्की हल्की ठंड, तो कहीं साल भर बारिश ही बारिश। इसका रीजन क्या है? ये है आज का हमारा लेसन प्लान। हम पहले द बिग क्लाइमेट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर द ग्रेट नॉर्थ साउथ स्ट्रेच को समझेंगे, उसके बाद द टू डिसाइसिव लाइंस की बात करेंगे, फिर अ टेल ऑफ टू क्लाइमेट्स को कंपेयर करेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉर्नर। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा उस नंबर 1 रीजन पर जंप करेंगे जो इस सवाल का सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट जवाब है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़ा रीजन, ब्राजील का जबरदस्त नॉर्थ साउथ स्ट्रेच, यानी इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखो, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। बस इमेजिन करो कि ब्राजील एक बहुत लंबा इंसान है जिसका सर नॉर्थ में है और पैर साउथ में। ये जो लंबाई है ना, यही इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और यही लंबाई ब्राजील के सारे अलग अलग मौसम की जड़ है। तो हमने ये तो जान लिया कि नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कितना बड़ा, मतलब आखिर इसकी लंबाई कितनी है। चलिए अब इसके एक्चुअल नंबर्स देखते हैं ताकि आपको इसकी विशालता का, इसकी ह्यूजनेस का सही अंदाजा हो। देखिए, ये है ब्राजील का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, 5 डिग्रीज 15 मिनट्स नॉर्थ। ऐसे इमेजिन कीजिए कि अर्थ एक बॉल है और उसके बिल्कुल बीच में से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ब्राजील जो है इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, यानी इसका सर इक्वेटर के पास है। और अब आते हैं बिल्कुल दूसरे छोर पर, 33 डिग्रीज 45 मिनट्स साउथ। तो सोचिए, देश शुरू हो रहा है 5 डिग्री नॉर्थ से और खत्म हो रहा है 33 डिग्री साउथ पर। ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि ब्राजील नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से शुरू होता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है और सदर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है। और यही वास्टनेस, यही विशालता अलग अलग क्लाइमेट जोन्स बनाती है। अब इस लंबे सफर में नॉर्थ से साउथ तक ब्राजील के ऊपर से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस गुजरती हैं। ये लाइंस हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यही वो डिसाइसिव लाइंस हैं, वो क्लाइमेट मार्कर्स हैं जो ब्राजील के मौसम को अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं। पहली लाइन है द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पर है। ये ब्राजील के नॉर्दर्न हिस्से से अमेज़न के घने जंगलों के बीच से निकलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेटर के पास सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ का इलाका साल भर इतना गर्म और इतनी ज्यादा बारिश वाला होता है कि आपको हमेशा एक छाते की जरूरत पड़ेगी। और इसी क्लाइमेट की वजह से यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ पर है। ये ब्राजील के सदर्न पार्ट से गुजरती है। इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, वहां मौसम बिल्कुल अलग है। ऐसे सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी, बस हल्का सुहाना मौसम। ये नॉर्दर्न हिस्से से बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट? और इसी सुहाने मौसम की वजह से ब्राजील के बड़े शहर जैसे साओ पाउलो इसी रीजन में है। तो अब तक हमने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, एक लंबा नॉर्थ साउथ स्ट्रेच, एक इक्वेटर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि ब्राजील में क्लाइमेट्स की दो अलग अलग कहानियां कैसे बनती हैं। गेट रेडी फॉर अ टेल ऑफ टू क्लाइमेट्स। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। देखिए, नॉर्दर्न जोन में जहां से इक्वेटर गुजरता है, वहां अमेज़न बेसिन में आपको हॉट, ह्यूमिड और हाई रेनफॉल वाला क्लाइमेट मिलेगा। फिर नीचे आते हैं सेंट्रल जोन में, जो दोनों लाइंस के बीच में है, वहां आपको ट्रॉपिकल या सवाना टाइप क्लाइमेट मिलेगा। और आखिर में सदर्न जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आपको टेम्परेट या माइल्डर यानी सुहाना मौसम मिलेगा। तो आप साफ देख सकते हैं एक क्लियर नॉर्थ टू साउथ चेंज। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जाम कॉर्नर। यहाँ हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप इस टॉपिक पर एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। सो पेन और पेपर रेडी रखिए। पहली ट्रिक है ये सिंपल सा निमोनिक, ईसी। मेरे साथ बोलिए, ईसी। ई फॉर इक्वेटर, जो ब्राजील के टॉप में है और वहां क्लाइमेट हॉट है। और सी फॉर कैप्रिकॉर्न, जो ब्राजील के बॉटम में है और वहां क्लाइमेट कूल या टेम्परेट है। बिल्कुल आसान है ना? अच्छा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के नंबर्स को कैसे याद रखें?
देखो, पूरे नंबर्स जैसे 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ और 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बस इतना याद रखिए, 5 to 33। एग्जाम में आपको पूरे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 to 33 भी लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, एग्जाम में 2 मार्क के लिए ये गिव रीजन वाला सवाल बहुत ही कॉमन है। अब आप सोचिए, जो भी हमने अभी तक सीखा है उसको यूज करके इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो इस एक्सप्लेनर को पॉज भी कर सकते हैं। सो आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ब्राजील का वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेंशन कीजिए और हो सके तो 5 to 33 वाले नंबर्स भी डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 2, बताइए कि इक्वेटर नॉर्थ से जाता है जिसकी वजह से वहां हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। पॉइंट नंबर 3, बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ से जाता है जिसकी वजह से वहां कूलर टेम्परेट क्लाइमेट है। और पॉइंट नंबर 4, आखिरी लाइन में कंक्लूड कीजिए कि यही नॉर्थ साउथ स्प्रेड ही डाइवर्सिटी का मेन रीजन है। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्यों का जवाब ढूंढ लिया। हमने समझा कि ब्राजील का विशाल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ही उसके अलग अलग मौसम की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, सोचिए कि इस अलग अलग क्लाइमेट का असर वहां के लोगों पर, वहां की खेती पर और वहां की इकोनॉमी पर क्या और कैसे पड़ता होगा। इसके बारे में सोचते रहिए और अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हम इस पर अगले पार्ट्स में डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम, स्वागत है आपका हमारी ज्योग्राफी सीरीज के पार्ट 2 में। तो आज ना हम एक डिटेक्टिव की तरह एक ऐसी अनोखी ज्योग्राफिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां लॉजिकली खूब बारिश होनी चाहिए लेकिन वहां सूखा पड़ा है। आखिर क्यों? चलिए इस अमेजिंग मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। ओके, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेप्स हैं। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्राजील के इस अजीब से सूखे के राज को समझेंगे। फिर हम उन हवाओं का पीछा करेंगे जो बारिश लाती हैं। रास्ते में हमें एक बहुत बड़ी दीवार मिलेगी जिसका नाम है द ग्रेट एस्कार्पमेंट, और देखेंगे कि वो कैसे सब कुछ बदल देती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एंड में हम ये समझेंगे कि इस पूरे टॉपिक से एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। तो रेडी हो? चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हमारा पहला क्लू। 1 मिनट के लिए सोचिए, जब भी कोई आपके सामने ब्राजील का नाम लेता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में अमेज़न के घने जंगल, हर तरफ हरियाली और बहुत सारी बारिश, राइट? बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हर अच्छी मिस्ट्री में होता है, यहाँ एक ट्विस्ट है। असलियत कुछ और ही है। यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ तो अमेज़न है जो लिटरली दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि उसी देश का, ब्राजील का एक बड़ा सा हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है? ऐसा क्या हो रहा है वहां पर? आइए इसका पता लगाते हैं। देखो, किसी भी जगह बारिश होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हवाएं। ऐसी हवाएं जो समंदर से ढेर सारा पानी यानी मॉइस्चर उठाकर जमीन तक लाती हैं। तो चलिए अपने पहले क्लू यानी इन हवाओं का सफर हम फॉलो करना शुरू करते हैं। ये जो हवाएं हैं ना, इनका एक स्पेशल नाम है ट्रेड विंड्स। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये समुंदर के ऊपर चलने वाले बहुत बड़े बड़े स्पंजेस हैं। ये अटलांटिक ओशन से ढेर सारी नमी यानी मॉइस्चर को सोख कर लेती हैं और सीधा ब्राजील की तरफ चल पड़ती हैं। और ये 2 मेन डायरेक्शन से आती हैं, साउथ ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, अब वक्त आ गया है हमारी मिस्ट्री के मेन कल्प्रिट या मेन विलन से मिलने का। एक ऐसी चीज जो इन पानी से भरी हवाओं का रास्ता रोक लेती है और बस सारा खेल ही पलट देती है। इस विलन का नाम है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये ब्राजील के कोस्ट के पास बनी हुई एक बहुत ही ऊंची विशाल नेचुरल दीवार जैसी है। और यही दीवार उन मॉइस्चर से भरी ट्रेड विंड्स के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये स्लाइड पूरा प्रोसेस एकदम क्लियरली समझा रही है और इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए, स्टेप 1, नमी वाली हवाएं आईं। स्टेप 2, द ग्रेट एस्कार्पमेंट ने उन्हें रोका और ऊपर उठने पर मजबूर कर दिया। स्टेप 3, अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती है और ठंडी होते ही उसके अंदर का सारा मॉइस्चर पानी की बूंदों में बदल जाता है यानी कंडेंस हो जाता है। और स्टेप 4, इसका रिजल्ट, कोस्ट वाली साइड पर, जिसे हम टेक्निकली विंडवर्ड साइड कहते हैं, वहां पर जबरदस्त बारिश होती है। और ये टेबल,
इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। विंडवार्ड साइड यानी कोस्ट, जहां हवा टकराती है, यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से 1200 mm से भी ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन लीवार्ड साइड, जो उस दीवार के दूसरी तरफ है, वहां हवा नीचे उतरती है, गर्म हो जाती है और बारिश 600 mm से भी कम होती है। और इसी सूखे इलाके को रेन शैडो जोन कहते हैं। ये टेबल एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो हमने ये तो देख लिया कि दीवार के एक तरफ कोस्ट पर तो बारिश का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अब आते हैं मेन सवाल पर। उस दीवार के पीछे दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वहीं पर छिपा है हमारा अगला क्लू, द रेन शैडो इफेक्ट। ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। रेन शैडो एरिया एक सूखा इलाका होता है जो हमेशा पहाड़ की उस तरफ बनता है जो हवा से छिपी हुई है, यानी लीवर्ड साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहाड़ बारिश लाने वाले पूरे के पूरे सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है। इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो हवा एक ट्रैवलर है जो पहाड़ चढ़ने से पहले ही अपना सारा पानी, सारी वाटर बॉटल्स एक तरफ गिरा देता है। तो जब तक वो एस्कार्पमेंट को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचती है, उसके पास का सारा मॉइस्चर तो पहले ही बारिश बनकर गिर चुका होता है। वो बेचारी एकदम खाली हाथ यानी सूखी हो जाती है। और यहाँ साइंस का एक और मैजिक होता है। जब ये सूखी हवाएं पहाड़ से नीचे उतरती हैं तो वो गर्म होने लगती हैं, और गर्म हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें नमी को होल्ड करने की, सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बारिश करने के बजाय उल्टा जमीन से भी जो थोड़ी बहुत बची कुची नमी है उसे भी खींच लेती है। इससे वो जगह और भी ज्यादा सूखी हो जाती है। तो सारे सबूत, सारे क्लूज अब हमारे सामने हैं। हवाएं आई, दीवार ने उन्हें रोका, एक तरफ ढेर सारी बारिश हुई और दूसरी तरफ सूखा पड़ गया। अब वक्त आ गया है केस क्लोज करने का और उस सूखे इलाके को उसका ऑफिशियल नाम देने का। अगर आप ब्राजील के मैप को देखोगे तो ये जो रेन शैडो एरिया बनता है, ये उसके नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में ब्राजीलियन हाईलैंड्स के ठीक पीछे स्थित है। यही है वो जगह, हमारी मिस्ट्री का एग्जैक्ट लोकेशन। और इस इलाके को ज्योग्राफी की दुनिया में एक खास नाम से जाना जाता है, द ड्राउट क्वाड्रिलैटरल। तो अब आपको मिस्ट्री का नाम पता चल गया है, ये है ब्राजील का मशहूर ड्राउट क्वाड्रिलैटरल। चलिए, मिस्ट्री सॉल्व हो गई, अब एग्जाम को क्रैक करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा उसे एग्जाम्स में परफेक्टली कैसे लिखना है ताकि एक भी मार्क ना कटे। अब पूरा फोकस यहाँ। पूरी प्रोसेस को याद रखने के लिए एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। बस ये 3 लेटर्स याद रखो, ORD। O से ओरोग्राफिक रेन जो कोस्ट पर हुई, R से रेन शैडो जो हाईलैंड्स के पीछे बना, और D से ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल जो उस सूखे जोन का नाम है। ORD सिंपल है ना? अगर एग्जाम में गिव रीजन का 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये 4 पॉइंट्स आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे। पॉइंट 1, द ग्रेट एस्कार्पमेंट साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को ब्लॉक करता है। पॉइंट 2, इसकी वजह से कोस्ट की विंडवार्ड साइड पर हेवी ओरोग्राफिक रेन होती है। पॉइंट 3, हाईलैंड्स क्रॉस करते करते हवाएं सूखी हो जाती हैं। और पॉइंट 4, इससे नॉर्थ ईस्ट में एक रेन शैडो एरिया बनता है जिसे ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, और जहां ना के बराबर बारिश होती है। बस एकदम परफेक्ट आंसर। और सूखे की सिवेरिटी को समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है, 600 mm से भी कम एवरेज एनुअल रेनफॉल। एक बार सोचिए, जिस देश में अमेज़न है जहां 2000 mm से भी ज्यादा बारिश होती है, वहीं उसी देश में एक ऐसी जगह है जहां 600 mm भी नहीं हो पाती। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? बताइए, ब्राजीलियन हाईलैंड्स के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इतनी कम बारिश क्यों होती है? एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन्हें मन में रिवाइज कीजिए। अगर आप इसका जवाब दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इस कॉन्सेप्ट के एक्सपर्ट बन गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इसका परफेक्ट आंसर देते हैं। हेलो एवरीवन और नमस्ते, वेलकम बैक। ये है ब्राजील पर हमारी सीरीज का पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट्स में हमने लोकेशन और फिजियोग्राफी कवर की थी, और आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ब्राजील का क्लाइमेट। तो आप सब रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल सोचो जरा। जब अपने यहाँ इंडिया में मई जून की छुट्टियों में एकदम चिपचिपी जला देने वाली गर्मी पड़ती है, आपको क्या लगता है उस टाइम ब्राजील में कौन सा मौसम होगा? इस सवाल को दिमाग में लॉक कर लीजिए, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, प्रॉमिस। तो ये है हमारा आज का प्लान।
हम पहले ब्राजील के क्लाइमेट का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर टेम्परेचर और रेनफॉल की कहानी समझेंगे, कहां गर्मी, कहां ठंड, कहां बारिश। उसके बाद आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, द हेमिस्फीयर स्विच। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम कॉर्नर, जहां हम देखेंगे कि इस टॉपिक से फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। सो लेट्स गो ऑन अ वर्चुअल क्लाइमेट ट्रिप टू ब्राजील। तो सबसे पहला सवाल, ब्राजील के क्लाइमेट में इतनी वैरायटी क्यों है? एक जगह इतनी बारिश, दूसरी जगह सूखा, ऐसा क्यों? वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्राजील का साइज, उसका लैटिट्यूडनल स्ट्रेच। देखो, सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि ब्राजील नॉर्थ से साउथ इतना लंबा है कि उसके सर पर अलग मौसम होता है और पैरों पर बिल्कुल अलग। ओके, तो हमारी वर्चुअल ट्रिप का पहला स्टॉप, टेम्परेचर। हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे आग उगलने वाले इक्वेटर से, जो ब्राजील के नॉर्दर्न हिस्से से गुजरता है, और वहां से हम ट्रैवल करेंगे साउथ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी पार। चलो देखते हैं कि इस सफर में पारा यानी टेम्परेचर कैसे बदलता है। अब यहाँ एक थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगा, लैटिट्यूडनल टेम्परेचर ग्रेडियंट। सुनने में भारी लगता है ना, बट टेंशन नॉट, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये बस एक गोल्डन रूल है कि आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, चाहे नॉर्थ या साउथ, टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी यानी स्लैंटेड पड़ने लगती हैं। तो सिंपल रूल क्या है? इक्वेटर से दूरी मतलब ठंडक, दैट्स इट। अभी इस नंबर को देखो, 28 डिग्री सेल्सियस। ये है ब्राजील के नॉर्दर्न हिस्से का एवरेज टेम्परेचर, जहां से इक्वेटर पास होता है। यहाँ अमेज़न के जंगल हैं, सूरज की रेज साल भर ऑलमोस्ट सीधी पड़ती हैं। रिजल्ट, साल के 365 दिन गर्मी और उमस, मतलब एक परमानेंट समर जैसा मौसम। और अब अचानक से सीन पलट गया। हम अपनी वर्चुअल ट्रिप में आ गए हैं सदर्न ब्राजील में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे। और टेम्परेचर देखो, सीधा 18 डिग्री सेल्सियस। कैन यू बिलीव इट? एक ही देश में 10 डिग्री का फर्क, नॉर्थ में 28 और साउथ में 18। ये सब उसी लैटिट्यूडनल टेम्परेचर ग्रेडियंट का जादू है। चलो इसको हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। इसे कहते हैं हॉट हेड कूल फीट। बस इमेजिन करो कि ब्राजील एक आदमी है जो लेटा हुआ है, तो उसका सर यानी हेड जो नॉर्थ में है, इक्वेटर की गर्मी से तप रहा है, और उसके पैर यानी फीट जो साउथ में है, इक्वेटर से दूर होने की वजह से एकदम ठंडे हैं। हॉट हेड कूल फीट, इजी पीजी। ओके, टेम्परेचर का फंडा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिप के नेक्स्ट स्टॉप पर, बारिश मतलब रेनफॉल। अब हम ये पता लगाएंगे कि ब्राजील में कहां बादल इतना बरसते हैं कि फ्लड आ जाए, और कहां लोग बारिश के लिए दुआ करते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 2000 मिलीमीटर्स। अमेज़न के इलाके में, जो इक्वेटोरियल जोन में है, साल भर में एवरेज 2000 मिलीमीटर्स बारिश होती है। ये बहुत बहुत ज्यादा है। बेसिकली यहाँ रोज इतनी गर्मी होती है कि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और दोपहर तक वही पानी बारिश बनकर नीचे आ जाता है, गरम और गीला। इसी को इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। और अब देखिए द कंप्लीट ऑपोजिट, लेस देन 600 mm। कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट? ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में गर्मी तो वैसी ही है, पर बारिश ना के बराबर। इस सूखे इलाके को एक स्पेशल नाम भी मिला है, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स के रेन शैडो एरिया में आता है, मतलब ऊंचे पहाड़ आने वाले बादलों को रोक लेते हैं और बेचारा ये इलाका सूखा रह जाता है। ओके, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं इस टेबल के साथ। देखो, रो 1 नॉर्थ का अमेज़न, टेम्परेचर गरम 28 डिग्रीज, बारिश बहुत ज्यादा 2000 mm, तो क्लाइमेट हुआ हॉट और ह्यूमिड इक्वेटोरियल। ठीक। नेक्स्ट रो 2 नॉर्थ ईस्ट, टेम्परेचर अभी भी गर्म है 27-28, पर बारिश 600 से भी कम, तो क्लाइमेट हुआ सेमी एरिड सूखा। और फाइनली साउथ, टेम्परेचर ठंडा है 18 डिग्रीज और बारिश भी डिसेंट है 1500 mm, इसलिए यहाँ का मौसम है टेम्परेट यानी माइल्ड एंड प्लेजेंट। और अब टाइम आ गया है उस सवाल का जवाब देने का जो मैंने सबसे पहले पूछा था। याद है ना, जब इंडिया में गर्मी तो ब्राजील में क्या? इस मिस्ट्री का सलूशन छिपा है इस कॉन्सेप्ट में, द हेमिस्फीयर स्विच। देखो, सबसे जरूरी बात, हमारा प्यारा इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ब्राजील ज्यादातर है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हमारी अर्थ ना सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो जब अर्थ सूरज के चक्कर काटती है तो साल के 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है, तो यहाँ हो जाती है गर्मी, और उसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है, तो वहां हो जाती है सर्दी, और 6 महीने बाद सब उल्ट। इस टेबल को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, यही सब कुछ है। देखो, जब इंडिया में जून से अगस्त तक गर्मियों की छुट्टी होती है, ठीक उसी टाइम ब्राजील में लोग स्वेटर और जैकेट पहन रहे होते हैं, क्योंकि वहां विंटर होता है। और जब हम यहाँ दिसंबर फरवरी में ठंड से कांप रहे होते हैं,
तब ब्राजील वाले बीचेस पर समर वेकेशन मना रहे होते हैं। इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। चलो इसको याद रखने की एक और मस्ट ट्रिक। सोचो एक पार्क में सीसॉ है, एक तरफ इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ ब्राजील। जब इंडिया वाली साइड ऊपर जाती है मतलब गर्मी बढ़ती है, तो ब्राजील वाली साइड ऑटोमेटिकली नीचे जाती है मतलब वहां ठंडी आती है। और जब ब्राजील ऊपर जाता है तो इंडिया नीचे। एक परफेक्ट सीसॉ। ओके, थियोरीज बहुत हो गए। अब आते हैं असली काम पर। एग्जाम में मार्क्स कैसे लाएं? अब हम एक बिल्कुल टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे कि उसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है ताकि एक भी मार्क ना कटे। सवाल है, ज्योग्राफिकल रीजन दीजिए, ब्राजील के सदर्न हिस्से में टेम्परेट क्लाइमेट क्यों है? ये 2 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। थोड़ा सोचो, अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में? और ये रहा आपका परफेक्ट फुल मार्क्स आंसर। बस ये 4 पॉइंट्स लिख दो। पॉइंट 1, सदर्न ब्राजील ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी साउथ में है। पॉइंट 2, इक्वेटर से दूरी ज्यादा है इसलिए सन्स रे स्लांटेड हैं। पॉइंट 3, इस वजह से एवरेज टेम्परेचर कम है। और फाइनल पॉइंट 4, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट है यानी माइल्ड और प्लेजेंट। ये 4 पॉइंट्स और पूरे 2 मार्क्स आपकी पॉकेट में। और चलिए इस सेशन को इस एक दिमाग घुमाने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। रेडी? ध्यान से सुनो। अगर जुलाई के महीने में ब्राजील के पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रही है तो ठीक उसी वक्त हमारे इंडिया के राजस्थान में लोग कौन सा मौसम फील कर रहे होंगे? इसका जवाब आज के ही सेशन में छुपा है। सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। आई विल बी वेटिंग। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इंडिया के क्लाइमेट के पीछे के 2 सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। मतलब ये वो फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं कि इंडिया में कब, कहां और कितनी बारिश होगी या फिर कहां सूखा पड़ेगा। हाँ, और याद रखिएगा ये हमारे क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखना, वहां हमने बेसिक्स कवर किए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे असली गेम चेंजर्स के, वो फैक्टर्स जो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का मौसम डिसाइड करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक ही देश, हमारा इंडिया, और यहाँ एक तरफ ऐसी गर्मी है कि टेम्परेचर +50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, आग बरसती है आसमान से। और वहीं दूसरी तरफ ऐसी सर्दी कि सब कुछ जम जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है -48 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब एक ही कंट्री में इतने एक्सट्रीम्स। चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो इन एक्सट्रीम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया की क्लाइमेट आइडेंटिटी को समझना होगा। हाँ, मतलब इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया के क्लाइमेट का एक मेन कैरेक्टर है, एक पहचान है। तो आखिर वो है क्या? और ये रहा जवाब। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इट्स अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट। बस ये एक वर्ड मॉनसून अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी के आसपास घूमने वाली है। तो ठीक है, मॉनसून टाइप है, पर है क्यों? वाई मॉनसून? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कर्क रेखा यानी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो, ये लाइन इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से निकलती है, राइट? इसकी वजह से इंडिया का जो ज्यादातर हिस्सा है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। और ट्रॉपिकल का सीधा मतलब क्या? साल भर ज्यादा गर्मी। और जब जमीन इतनी गर्म होगी तो वहां क्या बनेगा? एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया जो समुंदर से मॉइस्चर वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। सिंपल साइंस है ये मॉनसून का। ओके, तो अब टाइम है इस पूरी कहानी के 2 सुपरस्टार्स से मिलने का। ये वो 2 ग्रेट कंट्रोलर्स हैं जिनके इशारे पर लिटरली इंडिया का पूरा मौसम चलता है। और देखिए, ये मैं नहीं कह रही, आपकी टेक्स्ट बुक खुद कहती है। साफ साफ लिखा है, द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस। इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ये सिर्फ क्लाइमेट को ही नहीं बल्कि मॉनसून के ओरिजिन को यानी उसके पैदा होने को भी कंट्रोल करते हैं। ये हैं हमारे क्लाइमेट के असली डायरेक्टर्स। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले द हिमालयाज। सोचो ये एक जायंट वॉल है, एक दीवार। ये हमें नॉर्थ से आने वाली ऐसी ठंडी हवाओं से बचाती हैं कि अगर ये ना होते ना तो पूरा नॉर्थ इंडिया साल के ज्यादातर टाइम बर्फ से ढका रहता। बट वेट, इसका एक और सुपर इम्पोर्टेंट काम है। जब इंडियन ओशन से मॉइस्चर वाली हवाएं आती हैं तो ये दीवार उन्हें रोक लेती है और उन्हें ऊपर उठने पर फोर्स करती है, जिससे सारी बारिश इंडिया के अंदर ही हो जाती है। अमेजिंग, राइट? अब आते हैं दूसरे कंट्रोलर पर, द इंडियन ओशन।
ये मॉनसून का इंजन है, इसका पावर सोर्स। गर्मियों में जब हमारी जमीन गर्म होती है तो यहाँ बनता है लो प्रेशर, और समुद्र उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है तो वहाँ होता है हाई प्रेशर। और हवा हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? हाई टू लो प्रेशर। बस समुद्र से सारा मॉइस्चर उठाकर ये हवाएं जमीन की तरफ भागती हैं। तो एक है हमारा प्रोटेक्टर और दूसरा है पावर सोर्स। तो अब जब हम इन दो कंट्रोलर्स हिमालयाज और इंडियन ओशन की पावर को समझ गए हैं, तो चलो देखते हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी में इनका रिजल्ट कितना ड्रामेटिक, कितना एक्सट्रीम होता है। +50 डिग्री सेल्सियस। जस्ट इमेजिन, राजस्थान के गंगानगर में समर के टाइम आसमान से आग बरसती है, लिटरली। ये है स्टोरी का एक साइड, एक एक्सट्रीम। और अब आते हैं अचानक से दूसरे एक्सट्रीम पर। सीन बिल्कुल ऑपोजिट। जगह है कारगिल, लद्दाख। यहाँ विंटर में टेम्परेचर गिर जाता है -48 डिग्री सेल्सियस। यस, यू हर्ड दैट राइट, -48। ऐसी सर्दी जहाँ सब कुछ रुक जाता है, जम जाता है। तो चलो इन दोनों एक्सट्रीम्स को इस टेबल में एक साथ देखते हैं। इसका ना अपने दिमाग में एक स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के लिए परफेक्ट है। हाईएस्ट टेम्परेचर गंगानगर 50 डिग्रीज, लोएस्ट टेम्परेचर कारगिल -48। और पूरे इंडिया का क्लाइमेट टाइप क्या है? वन एंड ओनली आंसर, मॉनसून। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इतना सब कुछ पढ़ तो लिया, पर एग्जाम में याद कैसे रखें? डोंट वरी, मैं आपको 2 सिंपल मेमोरी हैक्स यानी याद रखने के तरीके बताता हूँ, जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो पहला हैक है अपने कंट्रोलर्स और क्लाइमेट टाइप को याद रखने के लिए बस एक वर्ड याद रखो, HIM, हिम। H फॉर हिमालयस, हमारी वॉल। I फॉर इंडियन ओशन, हमारा मॉइस्चर सोर्स। और M फॉर मॉनसून, जो इन दोनों का रिजल्ट है। HIM कितना सिंपल है। और जो 2 एक्सट्रीम जगह हैं, उनके लिए हैक है GK। हाँ, वही जनरल नॉलेज वाला GK। G से गंगानगर, जो गरम है, और K से कारगिल, जो कोल्ड है। GK से गरम और कोल्ड। अब तो कभी नहीं भूलेंगे, राइट? और अब एक बोनस टिप, ये एक गिव रीजन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है? Why are average temperatures in India higher? इसका सिंपल 1 लाइन आंसर है और कीवर्ड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बस आपको लिखना है बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, प्लेसिंग मोस्ट ऑफ इट इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये कीवर्ड लिख दिया, पूरे मार्क्स मिल गए। तो आज हमने देखा कि कैसे ये 2 पावरफुल कंट्रोलर्स इंडिया के मौसम को शेप करते हैं। लेकिन इस क्लास को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। जरा सोचिए, अगर ये कंट्रोलर्स होते ही नहीं, व्हाट इफ द हिमालयस एंड द इंडियन ओशन डिसअपीयर्ड? तो कैसा होता है इंडिया का क्लाइमेट? इसके बारे में जरूर सोचना और अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में लिखना। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। चलिए मिलते हैं। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। ये है हमारे क्लाइमेट चैप्टर का पार्ट 5। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंडिया के क्लाइमेट की एक ऐसी पहेली सॉल्व करेंगे ना, एक ऐसी मिस्ट्री जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। सही में बहुत मजा आएगा, तो चलो बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो ये है हमारा आज का बड़ा सवाल। सोच के देखो, ऐसा क्यों है कि जब पूरा इंडिया मतलब मुंबई से लेकर दिल्ली तक जम के बारिश में भीग रहा होता है, उस वक्त चेन्नई में मौसम एकदम साफ, और फिर जैसे ही पूरे देश में मॉनसून जाता है, अचानक से चेन्नई में इतनी बारिश शुरू हो जाती है कि फ्लड्स तक आ जाते हैं। काफी अजीब है ना? तो चलो आज इस अनोखी मिस्ट्री की जड़ तक पहुंचते हैं। देखो, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्लूज। और हमारा पहला क्लू ये रहा। इस टेबल को ध्यान से देखो। मुंबई पीक बारिश कब? जून से सितंबर, ठीक है। दिल्ली में जुलाई अगस्त, ओके, ये दोनों तो लगभग एक ही टाइम पर हैं। लेकिन फिर देखो चेन्नई को, यहाँ बारिश का पीक टाइम है अक्टूबर से दिसंबर, बिल्कुल ही अलग पैटर्न। तो साफ साफ दिख रहा है कि चेन्नई यहाँ पर ऑड वन आउट है। और बस यही है हमारी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इस पैटर्न को आखिर समझे तो समझे कैसे? इसके लिए ना हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और इंडिया के ऑफिशियल सीजन्स को समझना होगा। और ये कोई ऐसी वैसी क्लासिफिकेशन नहीं है, ओके? ये सीधे इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD से आती है। और मैं बता रहा हूँ, इस पूरी मिस्ट्री की जो चाबी है ना, जो सोल्यूशन है, वो इन्हीं सीजन्स के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अच्छा, तो IMD के हिसाब से इंडिया में 4 बिल्कुल अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं। सबसे पहले द हॉट वेदर सीजन, मतलब जब गर्मी अपनी पीक पर होती है।
उसके बाद आता है द सीजन ऑफ रेनफॉल, जिसका हम सब कितना इंतजार करते हैं। हाँ, यही है हमारा मॉनसून। अब ये जो तीसरा है ना, इस पर अच्छे से ध्यान देना। ये है द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। इसका मतलब है जब मॉनसून वापस जाता है। और आखिर में द कोल्ड वेदर सीजन, जब सर्दी पड़ती है। सच कह रहा हूँ, इन चारों को समझ लिया ना तो पूरा खेल समझ आ जाएगा। अब मैं जानता हूँ इन चारों नामों को लाइन से सीक्वेंस में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चिंता मत करो, आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक मेमोनिक। बस ये 4 लेटर्स याद कर लो, HMRC। H फॉर हॉट वेदर, M फॉर मॉनसून, R फॉर रिट्रीटिंग मॉनसून और C फॉर कोल्ड वेदर। बस इतना सा, HMRC। एग्जाम में जब भी सीजन साइकिल का सवाल आएगा ना, ये छोटा सा मेमोनिक आपको फुल मार्क्स दिला देगा, पक्का। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस कहानी के मेन हीरो से मिलने का। इस पूरे क्लाइमेट के ड्रामा का जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो अकेले सब कुछ कंट्रोल करता है, वो है द साउथ वेस्ट मॉनसून। जी हाँ, ये वही मॉनसून है जिसके आने पर घर में पकोड़े बनते हैं, किसान के चेहरे पे खुशी आती है और हम सबको उस चुभने वाली गर्मी से राहत मिलती है। इसके बिना सोचो, इंडिया की इकोनॉमी, हमारी खेती, कुछ भी ठीक से नहीं चल सकती। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून आखिर है क्या चीज? चलो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचो, गर्मियों में क्या होता है, इंडिया की जमीन, हमारा लैंड मास बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे उसके ऊपर बन जाता है एक लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब उसके आसपास जो समुंदर है, जैसे अरेबियन सी, वो जमीन के मुकाबले ठंडा रहता है। तो वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा हाई प्रेशर। और साइंस का सिंपल सा रूल क्या है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, बस। तो अरेबियन सी के ऊपर से वो पानी से भरी हवाएं, मॉइस्चर लेडन विंड्स, सीधा इंडिया की तरफ आती हैं और खूब जम के बारिश करती हैं पूरे देश में। सिंपल, यही है साउथ वेस्ट मॉनसून। और इसका असर, इसका इम्पैक्ट देखो कितना जबरदस्त है। ये देखो, जुलाई के महीने में जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून अपने फुल जोश में होता है, मुंबई और दिल्ली में रेनफॉल के बार्स देख रहे हो, आसमान छू रहे हैं। ये है इस मॉनसून की पावर। लेकिन अब चेन्नई को देखो, वहां का बार बिल्कुल नीचे जमीन पर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इतना पावरफुल मॉनसून जो पूरे देश को भिगो रहा है, वो चेन्नई तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो उसे एक तरह से बाईपास कर जा रहा है। बड़ी अजीब बात है। और अब यहाँ आता है हमारी कहानी में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। सितंबर के आखिर तक आते आते ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये थक जाता है, कमजोर पड़ने लगता है और ये रिट्रीट करना शुरू करता है, मतलब वापस लौटना शुरू करता है। और इसके लौटने के प्रोसेस में ही एक बिल्कुल नया फिनोमिनन शुरू होता है। अब सीन में एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की, द रिट्रीटिंग मॉनसून। फ्रेंड्स, यही है हमारी मिस्ट्री का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये रिट्रीटिंग मॉनसून में आखिर होता क्या है? देखो, अब सिचुएशन पूरी पलट चुकी है। जमीन ठंडी होने लगी है और समंदर अभी भी गर्म है। तो प्रेशर कंडीशंस क्या हुई? रिवर्स, बिल्कुल उल्टी। अब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलने लगती हैं। अब जब ये हवाएं नॉर्थ इंडिया से चलती हैं, तब तो ये सूखी होती हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती है ना, वहां से ये एकदम फ्रेश नया ढेर सारा मॉइस्चर उठा लेती हैं। और फिर ये पानी से लबालब भरी हवाएं जब आगे बढ़ती हैं, तो सीधा किससे टकराती हैं? इंडिया के ईस्ट कोस्ट से, और वहां पर करती हैं बारिश। तो अब इन दोनों मॉनसून्स का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। चलो साइड बाय साइड देखते हैं। पहला, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये अराइवल है। टाइम जून से सितंबर। सोर्स अरेबियन सी। कहाँ बारिश करता है? ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। दूसरा, रिट्रीटिंग मॉनसून। ये रिट्रीट है, मतलब वापसी। टाइम अक्टूबर से दिसंबर। सोर्स बे ऑफ बंगाल। और इसका मेन इम्पैक्ट कहाँ है? सिर्फ इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर। देखा, दोनों बिल्कुल अलग अलग सिस्टम। तो आप जैसे एक डिटेक्टिव के पास सारी क्लूज आ जाते हैं ना, वैसे ही अब हमारे पास सब कुछ है। हमें आईएमडी के चारों सीजन्स पता है, राइट? हमें साउथ वेस्ट मॉनसून का रास्ता पता है, चेक। और हमें रिट्रीटिंग मॉनसून का प्लॉट ट्विस्ट भी पता है, डबल चेक। तो अब वक्त आ गया है इन सब पीसेस को जोड़ने का और चेन्नई की इस अनोखी पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व करने का। रेडी? तो ये है आखिरी जवाब, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब साउथ वेस्ट मॉनसून अरेबियन सी से आता है, तो उसके रास्ते में क्या आता है? वेस्टर्न घाट्स की बड़ी बड़ी पहाड़ियां। ये हवाएं उन पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और मुंबई वाली साइड पर खूब बारिश करती हैं। लेकिन जब तक ये हवाएं उन पहाड़ों को क्रॉस करके दूसरी तरफ यानी चेन्नई की तरफ पहुंचती हैं, उनका सारा पानी, सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है।
इसीलिए चेन्नई उस दौरान एक रेन शैडो एरिया में आ जाता है और वहां सूखा रहता है। ठीक है, फिर आते हैं अक्टूबर-नवंबर। अब रिट्रीटिंग मॉनसून बे ऑफ बंगाल से ढेर सारा पानी लेकर सीधा डायरेक्ट ईस्ट कोस्ट से टकराता है, जहां पर चेन्नई है। और बस इसीलिए चेन्नई को अपनी सारी बारिश मिलती है रिट्रीटिंग मॉनसून से। एंड दैट्स इट, मिस्ट्री सॉल्व। और इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक और सुपर सिंपल ट्रिक ले लो। बस इतना याद रखो, C is equal to R. C for Chennai's rain equals to R for retreating monsoon. बस C is equal to R. अब एग्जाम में कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है। चलो, तो चेन्नई की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन रुको, अब जब हमें ये समझ आ ही गया है तो क्यों ना इस मौके पर पूरे इंडिया के क्लाइमेट साइकिल को एक साथ दिखें, एक कंप्लीट पिक्चर की तरह। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो एक ही झलक में ये है पूरा साल। देखो, सबसे पहले हॉट वेदर सीजन। इसका मैन असर कहा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में हाई टेम्परेचर्स के फॉर्म में। फिर आता है मॉनसून, जिसका असर हैवी रेनफॉल के रूप में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर। उसके बाद आता है स्पेशल केस, द रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसका असर ईस्ट कोस्ट पर लेट रेनफॉल के रूप में होता है। और आखिर में कोल्ड वेदर सीजन, जिसमें नॉर्थ इंडिया स्पेशली हिमालयाज में लो टेम्परेचर और स्नोफॉल होता है। सोचो, एक ही देश पर मौसम कितने अलग अलग। और ये सीजन्स हल्के फुल्के नहीं होते, इनके एक्सट्रीम्स के बारे में सोचो। हॉट वेदर सीजन में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में टेम्परेचर कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। 50 डिग्रीज। जरा इमेजिन करके देखो, वो कितनी जबरदस्त, कितनी झलसाने वाली गर्मी होती होगी। और अब इसका दूसरा एक्सट्रीम देखो। जिस वक्त सोचो दिसंबर जनवरी में हिमालयाज में लोग बर्फबारी एंजॉय कर रहे होते हैं और द्रास जैसी जगहों पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक उसी वक्त उसी दिन केरला या तमिलनाडु में लोग बीच पर आराम से टी-शर्ट में घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम एकदम प्लेजेंट ट्रॉपिकल रहता है। यही तो है इंडिया की अद्भुत अनबिलीवेबल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन इस डाइवर्सिटी और इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक डार्क साइड भी है। यही कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट साइकिल हमें बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। सोचो, कभी मॉनसून लेट हो गया तो ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है। कभी जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है। और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनने वाले साइक्लोन्स का खतरा तो साल भर ही रहता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि ये क्लाइमेट साइकिल इंडिया की लाइफलाइन है। हमारी खेती, हमारी नदियाँ, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां भी लाता है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप सोचिए कि हम इसके एक्सट्रीम से लड़ने के लिए, इन डिजास्टर से बचने के लिए और बेहतर तरीके से खुद को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी का, अच्छी प्लानिंग का और कम्युनिटी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचना। चलिए अगले एक्सप्लेनर में मिलेंगे। हेलो एंड नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ आवर क्लाइमेट चैप्टर। और आज हम बनने वाले हैं मैप के जासूस। सीरियसली, ये एक मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कि इन मैप्स और ग्राफ्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छिपी होती है ना, उसको निकालते कैसे हैं, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स। सो आर यू रेडी? अच्छा, एक बात बिल्कुल सच सच बताना, मैप्स देखकर डर लगता है ना? इतनी सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, अलग अलग कलर्स और अजीब से एरोज, सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बट हे, फिगर नॉट, आज के इस एक्सप्लेनर के बाद मैप्स आपके दुश्मन नहीं, आई प्रॉमिस आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। हम इसको इतना सिंपल बना देंगे कि ये आपके लिए सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक होगा। तो आज का गेम प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले अ क्विक मैप रीडिंग मास्टर क्लास, फिर विल डाइव स्ट्रेट इनटू ब्राजील और उसके क्लाइमेट को डिकोड करेंगे। उसके बाद हम अपने देश इंडिया के चारों सीजन्स को समझेंगे। फिर आएगा द अल्टीमेट फेस ऑफ, दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में एग्जाम कॉर्नर, जहां मैं आपको कुछ अमेजिंग मेमोरी ट्रिक्स बताने वाला हूं। चलिए, लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो मेन स्किल है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। बेसिकली हम ये सीखेंगे कि मैप्स पर बनी हुई लाइंस जैसे आइसोथर्म्स या हवा का रुख या बारिश के पैटर्न्स, इन सबको आखिर पढ़ा कैसे जाता है। इट्स रियली एन आर्ट, और आज हम इस आर्ट के एक्सपर्ट बनेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट केस स्टडी, ब्राजील। और हम कहीं और से नहीं बल्कि सीधा आपकी टेक्स्ट बुक के मैप से सारा डेटा निकालेंगे। हम ब्राजील के क्लाइमेट को, उसकी हवाओं, बारिश और टेम्परेचर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले ये थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड समझ लेते हैं, आइसोथर्म। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम या बराबर, और थर्म का मतलब ऑफ कोर्स टेम्परेचर।
तो एन आइसोथर्म इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन जो मैप पर उन सारी जगहों को जोड़ती है जहां का टेम्परेचर बिल्कुल सेम टू सेम है। सिंपल राइट? इससे हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि कहां गर्मी ज्यादा है और कहां कम। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्राजील में हवाएं यानी विंड्स आती कहाँ से हैं? वेल, दो मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ये हवाएं अटलांटिक ओशन से आती हैं और इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये वो परमानेंट विंड्स हैं जो इक्वेटर की तरफ बहती हैं। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है। जब ये हवाएं जमीन पर आती हैं तो उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। इस दीवार का नाम है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। थिंक ऑफ इट लाइक अ ह्यूज फिजिकल बैरियर, एक लंबी पहाड़ी की तरह जो इन आती हुई हवाओं का रास्ता रोक लेता है। तो सबसे जरूरी सवाल, जब ये हवाएं ग्रेट एस्कार्पमेंट से टकराती हैं तो होता क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टेप 1, नमी से भरी हवाएं समुद्र से आएं। स्टेप 2, एस्कार्पमेंट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। स्टेप 3, मजबूर होकर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है, और ठंडी हवा ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती, तो उसके अंदर की सारी नमी कंडेंस हो जाती है, यानी बादल बन जाती है। और रिजल्ट, बहुत बहुत ज्यादा बारिश। इस टाइप की रेनफॉल को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब पहाड़ हवाओं को रोकता है तो बारिश एक तरफ तो जमकर होती है, बट व्हाट अबाउट द अदर साइड ऑफ द माउंटेन? वहां बारिश बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसी एरिया को कहते हैं रेन शैडो एरिया। और पता है, ब्राजील में ये रेन शैडो इफेक्ट एक पूरा का पूरा रीजन बनाता है, जिसे ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। ये ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में है। ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से मॉइस्चर वाली हवाएं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ साल भर में 600 mm से भी कम बारिश होती है। नेचुरली ये ब्राजील का सबसे सूखा इलाका है, जिसका असर वहाँ की फार्मिंग और लोगों की लाइफ पर पड़ता है। चलो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। सोचो, ब्राजील का जो नॉर्दर्न हिस्सा इक्वेटर के पास है, वहाँ सन की रेज एकदम सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इट्स हॉट। और जो सदर्न हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे है, वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, जिसे हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। ऑलराइट, अब ब्राजील से एक फ्लाइट लेते हैं और चलते हैं अपने प्यारे देश इंडिया। हम इंडिया के क्लाइमेट को उसके 4 सीजन्स के साइकिल से समझेंगे, जैसा कि हमारे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने क्लासिफाई किया है। तो इंडिया में ऑफिशियली 4 मौसम होते हैं। नंबर 1 द हॉट वेदर सीजन, यानी गर्मियों का मौसम। फिर द सीजन ऑफ रेनफॉल, जिसे हम सब मॉनसून कहते हैं, अ वेरी क्रूशियल सीजन। उसके बाद द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून वापस जा रहा होता है। और आखिर में द कोल्ड वेदर सीजन, यानी सर्दियों का मौसम। यही है इंडिया का क्लाइमेटिक साइकिल। देखिए, इंडिया का क्लाइमेट जितना डाइवर्स है, उतने ही उसके चैलेंजेस भी हैं। हमें अक्सर कुछ नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़ता है, जैसे एराटिक रेनफॉल, यानी बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। इसी वजह से कहीं फ्लड्स यानी बाढ़ आ जाती है, तो कहीं ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाता है। और इनके अलावा है साइक्लोन्स, जो कोस्टल एरियाज में काफी डिस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमने ब्राजील को समझा, हमने इंडिया को समझा। अब टाइम है इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करने का। लेट्स सी कि इनके क्लाइमेट में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस। दिस इज गोना बी फन। सो एक क्विक कंपैरिजन करें तो ब्राजील में 2 क्लियर कट क्लाइमेट जोन्स हैं, नॉर्थ में ट्रॉपिकल और साउथ में टेम्परेट। ऑन द अदर हैंड, इंडिया भले ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीच से गुजरता है, फिर भी हम उसे ज्यादातर एक ट्रॉपिकल कंट्री ही कंसिडर करते हैं। ये स्लाइड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन। पॉइंट नंबर 1, विंड डायरेक्शन। ब्राजील में है एनी एंड एसी ट्रेड विंड्स, जबकि इंडिया में है SW एंड एनी मॉनसून विंड्स, टोटली डिफरेंट सिस्टम्स। नंबर 2, रेन शैडो। ब्राजील में बनता है ड्राउट क्वाड्रिलेटरल, तो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स के पीछे का हिस्सा यानी लीवुड साइड इससे अफेक्ट होता है। एंड थर्ड, मेजर डिजास्टर्स। ब्राजील में मेनली ड्राउट्स हैं, जबकि इंडिया हैज टू डील विद फ्लड्स, साइक्लोन्स एंड ड्राउट्स, तीन। और अब वी आर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनर, द एग्जाम कॉर्नर। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। रेडी? ब्राजील की विंड डायरेक्शंस याद करने में कंफ्यूजन होता है, फॉरगेट इट। बस एक छोटा सा वर्ड याद रखो, NESE, N फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड SE फॉर साउथ ईस्ट। NESE, इट्स दैट इजी, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और इंडिया की नेचुरल कैलामिटीज को कैसे याद रखें? अल्फाबेटिकली। जस्ट रिमेंबर C, D, E, F. C for cyclones, D for droughts, E for erratic rainfall, and F for floods. See, this is what we call smart work, a simple way to remember complex points. चलिए अब एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन इज,
ब्राजील के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हुए वहां टेम्परेट क्लाइमेट आपको किस हिस्से में मिलेगा? थिंक अबाउट इट। आई गिव यू 5 seconds. 4, 3, 2, and 1. And the correct answer is the southern part of Brazil. Specifically, Tropic of Capricorn के साउथ में जो एरिया है वहां टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। याद है ना, हमने डिस्कस किया था, जो जगह इक्वेटर से जितनी दूर होगी उतनी ही ठंडी होगी। ओके, वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन में क्यों कंसिडर किया जाता है? व्हाट्स द रीजन? सोचो सोचो, ये सवाल एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड द आंसर इज क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से गुजरता है। इसकी वजह से साल भर यहाँ एवरेज टेम्परेचर हाई रहता है और इसी हाई टेम्परेचर की वजह से इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री क्लासिफाई किया जाता है। तो दोस्तों, इन टेक्निक्स के साथ आप किसी भी मैप को आसानी से समझ सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल डेफिनेटली बिकम अ मास्टर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्लाइमेट चैप्टर के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। एक बात सोचो, आपने कभी टीवी न्यूज़ देखी है? एक ही न्यूज़ बुलेटिन में पहली खबर आती है कि असम में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई है, लोगों के घर डूब गए हैं। और ठीक अगली खबर आती है कि महाराष्ट्र में किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, सूखा पड़ गया है। अजीब नहीं लगता? एक ही टाइम, एक ही देश, पर कहीं टू मच वाटर और कहीं नो वाटर एट ऑल। तो आज हम इंडिया के इसी रेनफॉल पजल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, इसके पीछे की जो ज्योग्राफी है ना, उसको आसान भाषा में समझते। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। देखो, देश एक है, मॉनसून भी वही साउथ वेस्ट मॉनसून है, लेकिन उसकी कहानियां कितनी अलग हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं, सब कुछ बहा कर ले जा रही हैं, और दूसरी तरफ जमीन फटी हुई है, सूखी है, पानी की एक बूंद का इंतजार कर रही है। ये जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इतना अनइवन क्यों है? आखिर माजरा क्या है? तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। ओके, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इसके पीसेस को एक एक करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले चलो उन जगहों की बात करते हैं जहां मॉनसून पूरा दिल खोल के बरसता है। इंडिया के वो सुपर सोक्ड जोन्स जहां बारिश ही बारिश है। जरा इस मैप को ध्यान से देखो। अपनी टेक्स्ट बुक का फिगर 4.3 है ये जो डार्क ब्लू वाले एरियाज दिख रहे हैं ना, इन पे फोकस करो। पता है यहाँ कितनी बारिश होती है? साल में 4000 मिलीमीटर से भी ज्यादा। अब इसको ऐसे समझो, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का छोटा रूलर होता है वो हुआ 150 मिलीमीटर, और यहां बात हो रही है 4000 मिलीमीटर की। सोचो कितना ज्यादा पानी। अब नोटिस करो, ये दो मेन जगहें हैं। एक तो ये वेस्ट कोस्ट की पतली सी पट्टी, अ नैरो स्ट्रिप, और दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब देश की ज्यादातर बारिश बस इन्हीं दो पॉकेट्स में हो जाती है। तो ये जगह है कौन सी? थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स का विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड मतलब वो साइड जहां से हवा आ रही है, यानी समुद्र को फेस करने वाला साइड। और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहां तो मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे वर्ल्ड फेमस इलाके हैं। ये तो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले प्लेसेस में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों जगहों में ऐसा क्या खास है? यहां ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती क्यों है? इसका जवाब है एक साइंटिफिक टर्म में, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इस भारी भरकम नाम से डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है। इसको आप ऐसे बोलो, पहाड़ों से टकराकर होने वाली बारिश। सोचो, समुद्र से बहुत सारी नमी लेकर मॉइस्चर लेडन हवाएं आ रही हैं, सामने आ गया एक ऊंचा पहाड़। अब हवा पहाड़ के आर पार तो जा नहीं सकती, तो उसको मजबूरन पहाड़ के सहारे ऊपर उठना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, ठंड बढ़ती है। तो ये हवा भी ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर पाती, तो वो अपनी सारी नमी, सारा पानी बारिश के रूप में वहीं गिरा देती है। बस सिंपल सा साइंस है। ओके, तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने सुपर सोक्ड जोन्स तो देख लिए, अब चलते हैं द थर्स्टी लैंड्स की तरफ। वो इलाके जहां मॉनसून की हवाएं पहुंचती तो हैं पर बरसती नहीं। सोचो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा है? बिल्कुल सही, राजस्थान। कभी सोचा है आपने कि राजस्थान का इतना बड़ा हिस्सा डिजर्ट क्यों है? आखिर मॉनसून की हवाएं तो वहां से भी गुजरती हैं, फिर वो सूखा क्यों रह जाता है? चलो इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। इसके पीछे ना एक नहीं दो कारण है। एक 2 पार्ट स्टोरी है, सुनो। पहला कारण जुड़ा है अरेबियन सी से आने वाली मॉनसून ब्रांच से। ये हवाएं जब आती हैं तो सामने अरावली रेंज पड़ती है, लेकिन अरावली रेंज इनके सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं होती, वो इनके पैरेलल चलती हैं। मतलब जैसे रेलवे ट्रक की 2 पटरियां साथ साथ, तो हवा बिना टकराए बगल से ही निकल जाती है।
अब पहाड़ ने रोका नहीं तो हवा ऊपर उठेगी नहीं और बारिश होगी नहीं। सिंपल। अब आती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। वो बेचारी आती है पूरा ईस्ट इंडिया, गंगा प्लेन सब पार करके, इतना लंबा सफर तय करके आती है कि राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते उसके पास की सारी नमी, सारा पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो देखा गेम चेंजर क्या हुआ यहाँ? अरावली पहाड़ों की पोजीशन, उनका अलाइनमेंट। पर रुको, सूखे इलाकों की कहानी सिर्फ राजस्थान पर खत्म नहीं होती। इंडिया में एक और ड्राई जोन है। ये है पेनिनसुलर इंडिया का सेमी एरिड रीजन, बेसिकली डेक्कन प्लेटो का बीच का हिस्सा, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इसका रीजन राजस्थान वाले रीजन से बिल्कुल अलग है। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? और आप बिलीव नहीं करोगे, इसका जवाब भी पहाड़ों में ही है। सच तो यह है कि इंडिया के रेनफॉल की पूरी कहानी के हीरो और विलन दोनों ही हमारे पहाड़ हैं। यही बारिश लाते हैं और यही बारिश को रोक भी लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे। इसको समझने के लिए हमें रेन शैडो इफेक्ट को समझना पड़ेगा। चलो वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेप 1, अरेबियन सी से ढेर सारी नमी, मॉइस्चर लेकर हवाएं आईं। स्टेप 2, सामने वेस्टर्न घाट्स के ऊंचे पहाड़ आ गए, हवाएं उनसे टकराईं और मजबूरन ऊपर उठने लगी। स्टेप 3, ऊपर जाके ठंडी हुई और उन्होंने पहाड़ के वेस्ट साइड पर यानी विंडवर्ड साइड पर जम के बारिश कर दी। मुंबई, गोवा, पूरे कोंकण कोस्ट पर जोरदार बारिश हो गई। अब आती है असली कहानी। स्टेप 4, जब ये हवाएं पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड जैसे कि पुणे या डेक्कन प्लेटो की तरफ उतरती हैं तो वो नीचे आते हुए गर्म हो जाती हैं। स्टेप 5, और गर्म हवा की खासियत है कि वो पानी गिराती नहीं बल्कि और पानी सोख सकती है, इसलिए वो बारिश करती ही नहीं। नतीजा, पहाड़ का एक साइड पूरा गीला और दूसरा साइड पूरा सूखा। ये जो सूखा एरिया है ना, इसी को रेन शैडो एरिया कहते हैं, मतलब बारिश की परछाई, एक ऐसी जगह जहां बारिश की परछाई तक नहीं पहुंच पाती। चलो अब थोड़ा एग्जाम मोड ऑन करते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट समझना तो जरूरी है, पर इनको एग्जाम्स में अच्छे से लिखकर मार्क्स लाना वो भी तो जरूरी है ना। तो अब मैं जो बताने वाला हूं उससे आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो रेडी हो जाओ, पेन पेपर निकाल लो और ये पॉइंट्स नोट कर लेना। ये टेबल देखो, ये इस पूरे टॉपिक की ना एकदम परफेक्ट समरी है। देखो, हैवी रेनफॉल मतलब 4000 mm से ज्यादा। रीजन, विंडवर्ड साइड या ओरोग्राफिक रेनफॉल। जगह, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट। सिंपल। फिर है लो रेनफॉल यानी 500 mm से कम। रीजन, या तो रेन शैडो इफेक्ट या फिर पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जगह, राजस्थान और हमारा सेंट्रल प्लेटो। मैं तो कहता हूं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। और अब एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक, एक हैक, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ही ना हो। जब भी सूखे इलाकों यानी लो रेनफॉल एरियाज की बात हो तो बस याद रखो RP। बहुत सिंपल है। R फॉर राजस्थान, जहां अरावली रेंज पैरेलल है, और P फॉर प्लेटो यानी डेक्कन प्लेटो जो रेन शैडो एरिया में है। याद रहेगा, RP मतलब कम बारिश। और ऐसे ही हाई रेनफॉल एरियाज के लिए भी एक ट्रिक है, वो है WE। बिल्कुल आसान। W फॉर वेस्टर्न घाट्स, उसका विंडवर्ड साइड, और E फॉर ईस्टर्न हिमालयाज यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो WE मतलब ढेर सारी बारिश। ये RP और WE से आपके मैप वाले क्वेश्चंस और MCQs तो कभी गलत नहीं होंगे, प्रॉमिस। चलो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इतना कॉमन है, बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सवाल है, गिव रीजंस व्हाई राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। ये एक क्लासिक पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिसमें आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले, वो देखते हैं। देखो, फुल मार्क्स के लिए आपको हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 1, द अरावली माउंटेन्स लाई पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये जो पैरेलल वर्ड है ना, ये सुपरस्टार है इस आंसर का। इसे लिखना ही लिखना है, हो सके तो अंडरलाइन भी कर देना। पॉइंट नंबर 2, इसलिए ये विंड्स बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना रुके आगे निकल जाती हैं। रिजल्ट, नो ओरोग्राफिक रेनफॉल। और पॉइंट नंबर 3, जो बे ऑफ बंगाल से आने वाली ब्रांच है वो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है। बस ये 3 पॉइंट्स लिख दो, पूरे 3 मार्क्स आपके, एक भी आधा नंबर नहीं कटेगा। तो इस पूरी डिस्कशन का, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि इंडिया की ज्योग्राफी और स्पेशली यहाँ के पहाड़ ही इंडिया के पानी की किस्मत लिखते हैं। ये पहाड़ी डिसाइड करते हैं कि कहाँ बाढ़ आएगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा इस पर सोचना। इमेजिन करो अगर अरावली रेंज आज की तरह नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ना होकर हिमालयाज की तरह ईस्ट टू वेस्ट होती तो क्या होता? क्या राजस्थान आज भी एक डेजर्ट होता? शायद नहीं। क्या नॉर्थ इंडिया का पूरा क्लाइमेट
वहाँ की नदियाँ, वहाँ की खेती, यहाँ तक कि वहाँ की हिस्ट्री, सब कुछ बिल्कुल अलग नहीं होता? सोचना इस बारे में। इस अमेजिंग थॉट के साथ हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए और नमस्कार स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनर के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने इंडिया और ब्राजील के क्लाइमेट को अकेले अकेले समझा था, लेकिन आज टाइम है एक फेस ऑफ का। जी हाँ, हम दोनों देशों के मौसम को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि आखिर वो एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। आपने क्रिसमस की मूवीज देखी होंगी, राइट? हमेशा बर्फ, स्वेटर्स, गर्म कॉफी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राजील में सैंटा को शॉर्ट्स पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल सही सुना, वहां क्रिसमस गर्मियों का त्योहार है। ऐसा क्यों है? बस इसी सवाल का जवाब ही हमारे आज के टॉपिक का पूरा कोर। इस सवाल का जवाब हमारी अर्थ की पोजीशन में ही छुपा हुआ है। तो चलिए आते हैं अपने सेक्शन 1 पर, अ टेल ऑफ टू सीजन्स। हम समझेंगे इस मिरर इफेक्ट को कि आखिर क्यों इन दोनों देशों का मौसम एक दूसरे का आईना है, मतलब बिल्कुल उल्टा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन पर देखो, इंडिया पूरी तरह से कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है। और अब आते हैं ब्राजील पर। ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में है। हाँ, थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न में भी है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और बस यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। तो है हेमिस्फीयर के डिफरेंस का रिजल्ट, वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, जब जनवरी में हम इंडिया में रजाई ओढ़कर बैठते हैं, ठंड से कांपते हैं, तब ब्राजील के लोग बीच पर समर एंजॉय कर रहे होते हैं। यह है एक परफेक्ट मिरर इमेज। हमारी सर्दियां, उनकी गर्मियां, और जब हमारी गर्मियां आती हैं तब उनकी सर्दियां। तो अब अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो ये सिंपल सी ट्रिक याद रखना, एग्जाम में भी काम आएगी। इंडिया में सांता को ठंड लगती है तो वो कोट पहनता है, और ब्राजील में सांता को गर्मी लगती है तो वो बेचारा शॉर्ट्स पहनता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेमिस्फीयर्स के अलावा हमारी अर्थ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस हैं जो मौसम पर बहुत असर डालती हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स। चलो देखते हैं इनका क्या रोल है इंडिया और ब्राजील के क्लाइमेट में। तो यहाँ पर 3 जरूरी बातें हैं। इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो ब्राजील के नॉर्दर्न पार्ट से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो ब्राजील के सदर्न पार्ट से। बस इन्हीं लाइंस की वजह से सारा खेल बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन लाइंस की लोकेशन की वजह से टेम्परेचर का पैटर्न, यानी गर्मी किस दिशा में बढ़ती है, दोनों देशों में बिल्कुल ऑपोजिट है। आइए देखते हैं कैसे। इंडिया में ये तो हम सब जानते हैं। आप नॉर्थ से सोचो, कश्मीर से जैसे जैसे साउथ की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, राइट? इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इंडिया के लिए सोचो, साउथ इज स्टीम, यानी साउथ में जाते ही इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है कि भाप बनने लगती है। सो फॉर इंडिया, साउथ इज स्टीम। लेकिन ब्राजील में एक अजीब चीज होती है, बिल्कुल उल्टा। वहां आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है, यानी नॉर्थ में ज्यादा गर्मी है, और जैसे जैसे आप साउथ जाते हैं ठंडक बढ़ती जाती है। और यही है वो ऑपोजिट ट्रेंड। ब्राजील के लिए मेमोरी एड है, साउथ इज स्नो। अब हाँ, वहां हर जगह सच में स्नो नहीं गिरती, पर यह हमें याद दिलाता है कि ब्राजील का जो सदर्न पार्ट है वो ठंडा है। तो इंडिया में साउथ इज स्टीम और ब्राजील में साउथ इज स्नो। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब बात करते हैं हवाओं की, क्योंकि किसी भी जगह का क्लाइमेट वहां बहने वाली हवाएं ही डिसाइड करती हैं। और आप गेस कर सकते हैं, यहाँ भी इंडिया और ब्राजील एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप का। ये पूरी तरह से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स पर डिपेंड करता है, जो इंडियन ओशन से आती हैं और हमारे पावरफुल हिमालय से टकराकर पूरे देश में बारिश करती हैं। हमारा पूरा क्लाइमेट सिस्टम इन्हीं विंड्स के इर्द गिर्द घूमता है। ब्राजील का क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड एक जैसा नहीं है, उसमें वैरायटी है। नॉर्थ में इक्वेटर के पास बहुत गर्म और ह्यूमिड यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और साउथ में जहां ठंडक है वहां टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब मौसम काफी सुहाना रहता है। तो आइए इस स्लाइड में बॉटम लाइन देखते हैं। इंडिया में चलती हैं सीजनल मॉनसून विंड्स, जबकि ब्राजील के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं ट्रेड विंड्स। देखा, दोनों हवाओं के नाम और उनके काम दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए इन सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रखना जरूरी है। तो चलिए इस क्लाइमैक्टिक शोडाउन को समराइज करते हैं। ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपके सारे डाउट्स को एक झटके में क्लियर कर देगा। देखो, हेमिस्फेयर उल्टा,
समर और विंटर के महीने उल्टे, टेम्परेचर का ट्रेंड उल्टा, हवाएं अलग, और यहाँ तक कि आमतौर पर आने वाली नेचुरल डिजास्टर्स भी अलग हैं। इंडिया में फ्लड्स और साइक्लोन्स आम हैं, तो ब्राजील अपने ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के लिए जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, बहुत काम आएगा। चलो अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील का क्वेश्चन आ गया, तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलें? आपको बस ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेट का टाइप। लिखो कि इंडिया का मॉनसून टाइप है, जबकि ब्राजील का इक्वेटोरियल से टेम्परेट तक वेरी करता है। पॉइंट नंबर 2, सीजन्स। बताओ कि अलग अलग हेमिस्फीयर्स में होने की वजह से सीजन्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एग्जाम्पल भी दे दो, जैसे जनवरी का। और पॉइंट नंबर 3, विंड्स। साफ साफ लिखो कि इंडिया में मॉनसून विंड्स और ब्राजील में ट्रेड विंड्स चलती हैं। बस 3 पॉइंट 3 मार्क्स, इट्स दैट सिंपल। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आपके लिए एक फाइनल दिमाग घुमाने वाला सवाल। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है। जरा सोचो, अगर ये झुकाव होता ही नहीं, अगर अर्थ बिल्कुल सीधी घूमती, तो क्या इंडिया और ब्राजील का क्लाइमेट कुछ हद तक एक जैसा हो सकता था? इसके बारे में जरूर सोचना। अगले एक्सप्लेनर में। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। हम बात करेंगे 2 जायंट्स की, इंडिया और ब्राजील। दोनों देश बहुत बड़े हैं, लेकिन जब क्लाइमेट की बात आती है, जब मौसम की चुनौतियों की बात आती है, तो इनकी कहानियां एकदम अलग हैं। चलिए आज इसी एनवायरमेंटल बैटल को अच्छे से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सीरीज का है पार्ट 9। इसमें हम खासतौर पर नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाओं पर फोकस करेंगे। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के पीछे हम इंसानों का यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या रोल है और इनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, इंडिया और ब्राजील दोनों ही इतने विशाल देश हैं, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर भी जब मौसम से जुड़ी परेशानियों की बात होती है, तो एक देश फ्लड्स और अनिश्चित मॉनसून से जूझ रहा है और दूसरा देश एक रेगुलर सूखे से। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम ब्राजील की ड्रॉट प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर हम इंडिया आएंगे और अपने अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून की बात करेंगे। उसके बाद कोस्टल थ्रेट यानी साइक्लोन्स को देखेंगे और फिर पोल्यूशन को समझेंगे 2 नदियों की कहानी से। फाइनली सब कुछ समराइज करके एक फाइनल थॉट पर आएंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत काम आएगा। चलिए, तो हमारा पहला स्टॉप है ब्राजील। अब ब्राजील की जो सबसे बड़ी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है ना, वो काफी प्रिडिक्टेबल है। मतलब हमें काफी हद तक पता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ होगी और क्यों होगी। और ये प्रॉब्लम है ड्रॉट यानी सूखा। अच्छा, ब्राजील के ड्राउट को समझने के लिए एक ज्योग्राफिकल टर्म समझना जरूरी है, रेन शैडो जोन। अब ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। इमेजिन करो, बहुत तेज बारिश हो रही है और आप एक बड़ी सी दीवार के पीछे छिप जाते हो, तो आप पर पानी गिरेगा नहीं ना? बस यही होता है रेन शैडो जोन। वो दीवार पहाड़ है और जहां आप सूखे खड़े हो वो है रेन शैडो एरिया। तो अब सवाल ये है कि ब्राजील में ऐसी दीवार कहां है? वो दीवार है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये बेसिकली एक बहुत ही ऊंची और लंबी पहाड़ों की रेंज है जो दीवार की तरह खड़ी है, और ये समुद्र से आने वाली हवाओं को, जिनको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो हवाएं जो ढेर सारा मॉइस्चर यानी नमी लेकर आती हैं, उन्हें रोक लेती है। और इसका असर क्या होता है? उस दीवार के पीछे का जो इलाका है, वहां तक बारिश वाली हवाएं आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसलिए वो पूरा रीजन एक सेमी एरिड यानी कम बारिश वाला इलाका बन जाता है। इसी जगह को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। यहाँ इतना जबरदस्त सूखा पड़ता है कि लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए अब ब्राजील से सीधा चलते हैं अपने देश इंडिया। यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। हमारी सबसे बड़ी समस्या प्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, और आप सब जानते हैं वो क्या है, हमारा मॉनसून। देखो, आपकी बुक्स में ये लाइन जरूर होगी, द वेगरीज ऑफ मॉनसून। वेगरीज का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, यानी ऐसी चीज जिसका कोई भरोसा ना हो। मॉनसून एक ऐसे मेहमान की तरह है जो आता तो हर साल है, पर कभी ज्यादा दे जाता है, कभी बहुत कम, और इसी कभी ज्यादा कभी कम पर हमारे देश के करोड़ों किसानों की किस्मत डिपेंड करती है। अब इस स्लाइड को देखो, ये मॉनसून के 2 अलग अलग रूप दिखाती है। स्टेप 1, मॉनसून आ गया। अब यहां से 2 कहानियां बनती हैं। अगर बारिश टू मच हो गई तो सीधा आती है बाढ़ यानी फ्लड्स, जैसे हम हर साल असम और बिहार में देखते हैं।
लेकिन अगर बारिश टू लिटिल हुई तो हो जाता है सूखा यानी ड्रॉट्स, जैसे मराठवाड़ा या राजस्थान के इलाकों में। ये साइकिल याद रखना, एग्जाम में 2 मार्क्स का परफेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, तो मॉनसून की अनिश्चितता तो है ही, लेकिन इंडिया के लिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा है जो खास करके हमारे कोस्टल एरियाज को परेशान करती है, और वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी समुद्री तूफान। यस, साइक्लोन्स यानी चक्रवात इंडिया के कोस्टल एरिया से बार बार टकराते हैं और इनका सबसे ज्यादा असर होता है हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और फिर पूरी ताकत से ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट से टकराते हैं और बहुत भारी नुकसान करते हैं। तो अब तक हमने बात की नेचुरल डिजास्टर्स की, लेकिन अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। अब हम उस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसके लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं, और वो है पॉल्यूशन। इसको समझने के लिए हम इंडिया और ब्राजील की एक एक नदी की तुलना करेंगे। ओके, अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान देना। ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन वाला क्वेश्चन है। एक तरफ है हमारी गंगा नदी, दूसरी तरफ है ब्राजील की अमेज़न। गंगा के आसपास का एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत घनी आबादी है, फैक्ट्रीज हैं। इसलिए शहरों का, इंडस्ट्रीज का सारा गंदा पानी गंगा में जाता है और इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की हेल्थ पर पड़ता है। अब दूसरी तरफ देखो, अमेज़न, उसके आसपास घने जंगल हैं और आबादी बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड। इसलिए वहां पोल्यूशन का डायरेक्ट इंपैक्ट इंसानों पर बहुत कम है। तो की डिफरेंस क्या है? कीवर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए, तो अब तक जो भी हमने अलग अलग टॉपिक्स पर बात की है उन सबको एक साथ जोड़ते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। पे क्लोज अटेंशन, ओके? इंडिया की क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा सीक्रेट कोड है। बस ये 3 लेटर्स याद रखो, FCD। F फॉर फ्लड्स, C फॉर साइक्लोन्स और D फॉर ड्रॉट्स। एग्जाम में FCD याद आएगा तो इंडिया के सारे मेजर हैजर्ड्स अपने आप याद आ जाएंगे। ये टेबल सारी कहानी को एक जगह ले आता है। चलो जल्दी से देखते हैं। प्राइमरी कॉज, इंडिया में प्रॉब्लम है अनिश्चित मॉनसून और साइक्लोन्स। ब्राजील में प्रॉब्लम है वहां की जमीन की बनावट यानी टोपोग्राफी, वो ग्रेट एस्कार्पमेंट। मेजर डिजास्टर, इंडिया में फ्लड्स और ड्राउट्स दोनों हैं, ब्राजील में मेनली ड्राउट है। इफेक्टेड रीजन, इंडिया में ऑलमोस्ट पूरा देश अलग अलग टाइम पर इफेक्ट होता है, ब्राजील में मेनली नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा। और फ्रीक्वेंसी, दोनों ही जगह ये प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं। इस टेबल को दिमाग में बिठा लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इंडिया और ब्राजील के एनवायरमेंटल चैलेंजेस का। लेकिन इसको खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल। हम सब सुन रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम का पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो अब सोचिए, आने वाले टाइम में इन दोनों देशों में से ज्यादा मुश्किल फ्यूचर किसका होगा? इंडिया का, जिसका मॉनसून और भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, या ब्राजील का, जहां सूखा और भी भयानक हो सकता है? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, ये हम सबके। हेलो मेरे सारे स्टूडेंट्स, और द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारे क्लाइमेट चैप्टर का बिल्कुल आखिरी, अ ग्रैंड फिनाले, यानी पार्ट 10। पिछले 9 पार्ट्स में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को आराम से डिटेल में समझाए, और आज हम उस सारी नॉलेज को यूज करके एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्रैक करने वाले हैं। तो तैयार हो ना? चलिए, तो ये है हमारा आज का इन्वेस्टिगेशन प्लान। सबसे पहले हम इंडिया और ब्राजील के क्लाइमेट को आमने सामने रखेंगे, एक क्विक फेस ऑफ। फिर हम ब्राजील की कुछ क्लाइमेट मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह। उसके बाद हम अपने देश इंडिया के मानसून पजल को डिकोड करेंगे। फिर कुछ बहुत ही क्रूशियल क्लाइमेट कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे। मैप पर सारे सबूतों को एक बार फिर से देखेंगे, और बिल्कुल एंड में मैं आपको दूंगा फाइनल एग्जाम के लिए एक स्पेशल गाइड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गिव रीजन वाले सवालों पर जंप करने से पहले ना एक कदम पीछे जाते हैं। हमें इन दोनों देशों के क्लाइमेट का जो मेन डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा अंतर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर इनकी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है क्या? चलिए देखते हैं द बिग पिक्चर। यहाँ स्क्रीन पर देखो, सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ है। हमारे यहाँ इंडिया में जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है, राइट? लेकिन ब्राजील में सब कुछ उल्टा है। वहां आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो ठंड बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील का जो सदर्न हिस्सा है वो ठंडे टेम्परेट जोन में आ जाता है। और सबसे मजेदार बात, जब हमारे यहाँ जनवरी में हम स्वेटर्स और रजाई में छुपे होते हैं, वहां लोग समर वेकेशन मना रहे होते हैं। सिंपल सा रीजन है, हम दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर्स में हैं। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वो सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए, अब टाइम आ गया है अपनी डिटेक्टिव वाली कैप पहनने का। हमारा पहला केस है ब्राजील के क्लाइमेट की अनोखी मिस्ट्रीज।
ये वो गिव रीजन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक और एग्जाम के फेवरेट्स हैं। तो शुरू करें। तो ये रही पहली मिस्ट्री, ब्राजील में इतने ज्यादा अलग अलग मौसम क्यों देखने को मिलते हैं। सोचो जरा, एक तरफ तो अमेज़न के जंगल हैं जहां लगभग हर रोज बारिश होती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका भी है जो सूखा रहता है। इतना वेरिएशन क्यों? इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इसका जवाब उसके साइज और लोकेशन में छुपा है। और ये रहा इस केस का सोल्यूशन। 3 बड़े सबूत हैं हमारे पास। सबसे पहला, ब्राजील का वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका मतलब यह है कि ब्राजील नॉर्थ से साउथ तक बहुत ही ज्यादा लंबा फैला हुआ है, इक्वेटर से शुरू होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसकी वजह से आता है दूसरा क्लू, मल्टीपल हीट जोन्स, यानी इसका नॉर्दर्न हिस्सा गर्म टॉरेट जोन में है और सदर्न हिस्सा ठंडे टेम्परेट जोन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, ब्राजील की वेरिड फिजियोग्राफी, यानी वहां के जो हाईलैंड्स और ग्रेट एस्कार्पमेंट जैसे पहाड़ हैं वो हवाओं का रास्ता रोकते हैं और बारिश के पूरे पैटर्न को ही बदल देते हैं। और केस सॉल्व। ओके, अब अगला केस। और हाँ, इस सवाल पर तो स्टार मार्क लगा लो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सवाल यह है कि ब्राजील के कोस्ट पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी चक्रवाती तूफान इतने कम क्यों आते हैं, या ना के बराबर क्यों आते हैं। इसका जवाब दोस्तों प्योर साइंस में छुपा है। 3 स्टेप्स में इसको आराम से समझो। पहला स्टेप, कन्वर्जेंस जोन। ब्राजील का जो कोस्ट है वो इक्वेटर के बहुत पास है, यहाँ ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। दूसरा स्टेप, वीक कोरियोलिस फोर्स। अब आप बोलोगे ये क्या है? सोचो, अर्थ घूम रही है, उसके घूमने से एक फोर्स बनती है जो हवाओं को एक स्पिन, एक घुमाव देती है, और इक्वेटर पर यह फोर्स लगभग 0 होती है। तो सोचो क्या होगा। तीसरा स्टेप, नो स्पिन। जब हवा को घुमाने वाली फोर्स ही नहीं है तो साइक्लोन कैसे बनेगा? साइक्लोन्स को बनने के लिए स्पिन चाहिए, इसलिए ब्राजील एक नो स्पिन जोन है। सिंपल राइट? तो ब्राजील के केसेस तो सॉल्व हो गए। अब चलो ब्राजील से निकलकर अपने देश इंडिया के मौसम की पहेलियों को सुलझाते हैं। रेडी हैं सब? चलिए, पजल नंबर 1। हमारे देश इंडिया में साल भर एवरेज टेम्परेचर ज्यादातर हाई यानी गर्म क्यों रहता है? हमारी सर्दियां भी कई देशों की तरह बोन चिलिंग नहीं होती। सोचो, इंडिया की लोकेशन में ऐसी क्या खास बात है? और इस गर्मी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा क्लू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है, जैसे एक बेल्ट हो। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि सूरज की किरणें यानी सन्स रेज अब परपेंडिकुलर, वो साल के ज्यादातर समय इस लाइन तक बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, 90 डिग्री पर। और सोचो, जब धूप इतनी डायरेक्ट पड़ेगी तो गर्मी तो होगी ही। बस इसीलिए इंडिया का जो पूरा सदर्न हिस्सा है वो गर्म ट्रॉपिकल जोन में आता है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ एवरेज टेम्परेचर्स हमेशा हाई रहते हैं। अब आखिरी पजल जो थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, मैं जानता हूं इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हम सबको साउथ वेस्ट मानसून से होने वाली बारिश के बारे में पता है, लेकिन इंडिया को नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से बारिश कैसे मिलती है? चलिए आज इस रिट्रीटिंग मानसून के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हैं। तो आइए इन हवाओं के सफर की कहानी सुनते हैं। स्टेप 1, रिट्रीटिंग फेज। अक्टूबर नवंबर के टाइम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जमीन से समुंदर की तरफ वापस लौटना शुरू कर देती हैं। फिर आता है स्टेप 2, डायरेक्शन चेंज। अब उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट से बहती हैं, यानी लैंड से इंडियन ओशन की तरफ। शुरू में ये हवाएं सूखी होती हैं, ड्राई, लेकिन फिर आता है स्टेप 3, मॉइस्चर पिकअप। जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं तो वो वहां से ढेर सारा पानी, ढेर सारा मॉइस्चर उठा लेती हैं। और आखिर में स्टेप 4, रेनफॉल। ये मॉइस्चर वाली हवाएं जाकर इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पर, खासकर तमिलनाडु में जमकर बारिश करती हैं। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि चेन्नई में विंटर्स में भी फ्लड आ जाता है। अब आपको रीजन पता है? ओके, बड़े बड़े मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो गए। अब हम कुछ छोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस में बार बार आते हैं। अगर इनको मास्टर कर लिया ना तो फुल मार्क्स पक्के समझो। पहला टर्म है द ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ये ब्राजील के हाईलैंड्स का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है। सवाल ये है कि ये सूखा क्यों है जबकि ये कोस्ट के पास है? इसका कॉज है रेन शैडो इफेक्ट। जो ग्रेट एस्कार्पमेंट नाम के पहाड़ हैं वो समुद्र से आने वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोक लेते हैं। सारा पानी कोस्ट पर बरस जाता है और पहाड़ के पीछे का ये इलाका सूखा रह जाता है। और हाँ, एग्जाम में रेन शैडो कीवर्ड लिखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब जल्दी से इन सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ओरोग्राफिक रेनफॉल। सिंपल भाषा में पहाड़ों से टकराकर होने वाली बारिश। एग्जाम्पल, हमारे वेस्टर्न घाट्स और ब्राजील का ग्रेट एस्कार्पमेंट। दूसरा, रेन शैडो, यानी उसी पहाड़ के पीछे का सूखा एरिया। एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेटो और ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल।
तीसरा ITCZ, इक्वेटर के पास का लो प्रेशर बेल्ट जो ब्राजील में हवाओं की डायरेक्शन डिसाइड करता है। और आखिरी अक्टूबर हीट, जब इंडिया से मॉनसून वापस जाता है तो आसमान साफ हो जाता है और जमीन की नमी से जो उमस भरी गर्मी होती है उसे ही कहते हैं अक्टूबर हीट। इन्हें बस याद कर लो। आप जानते हैं ज्योग्राफी बिना मैप्स के अधूरी है, तो चलो अब तक हमने जो भी सीखा है उस सबूत को मैप पर विजुलाइज करते हैं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मैप पॉइंट्स को एकदम आराम से रिवाइज करते हैं ताकि सब दिमाग में छप जाए। अपने मन में मैप इमेजिन करो या स्क्रीन पर देखो। इंडिया में गर्मियों में समुंदर से जमीन की तरफ हवाएं आती हैं, यह है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। और सर्दियों में जमीन से समुंदर की तरफ वापस जाती हैं, यह है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ब्राजील को देखो, इक्वेटर के ऊपर से आती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नीचे से आती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इनकी डायरेक्शंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं बारिश के जोन्स पर। सबसे ज्यादा बारिश वाले एरियाज इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, जहां मॉनसून सबसे पहले हिट करता है, और ब्राजील में अमेज़न बेसिन। और सबसे कम बारिश इंडिया में राजस्थान का थार डेजर्ट और ब्राजील में हमारा वही पुराना सस्पेक्ट द ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। देखा सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और अब ये 3 लाइंस, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ये ज्योग्राफी की 3 मैजिकल लाइंस हैं, अपने दिमाग में इनको प्रिंट कर लो। पहला इक्वेटर जो ब्राजील के नॉर्दर्न हिस्से से जाता है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बिल्कुल बीच से जाता है, और तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ब्राजील के सदर्न हिस्से से जाता है। मैप क्वेश्चंस के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इसके बिना काम नहीं चले। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आपकी फाइनल एग्जाम गाइड। मैं आपको एक गारंटीड 3 मार्क का क्वेश्चन बताने वाला हूं, और ये भी कि उसमें फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। ये सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। इसको पॉइंट्स में लिखना है। इंडिया के लिए 2 पॉइंट्स। पहला, नॉर्थ इंडिया में बारिश ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होती जाती है। दूसरा, पेनिनसुला में वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम होती है वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो इफेक्ट की वजह से। अब ब्राजील के लिए 2 पॉइंट्स। पहला, ब्राजील में बारिश नॉर्थ से साउथ की तरफ कम होती है। दूसरा, कोस्ट से इंटीरियर यानी अंदर की तरफ कम होती है ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से। ये डायरेक्शन वाले कीवर्ड्स और क्यों का लॉजिक लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का, इस पूरे चैप्टर का बस एक ही सार है, ज्योग्राफी में सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है, क्यों समझना जरूरी है। रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक समझना है। जब आप क्यों समझ जाते हो ना, तो जवाब आपको अपने आप याद रहता है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके दिमाग के लिए छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचना आराम से, अगर इंडिया में मॉनसून की हवाएं उल्टी दिशा में बहती तो क्या होता? हमारा इतिहास, हमारी खेती, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा खाना पीना, सब कुछ कितना अलग होता है ना? इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए केस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, क्यों पूछते